जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज आपका 5वां चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, सेकंड चैप्टर में हमने कांग्रेस प्रणाली यानी कांग्रेस का उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार देश में शुरुआत में कांग्रेस की लहर बनी और हर बार प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी का ही बना, वहीं से अपनी बात शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, 1952 में देश के पहले आम चुनाव हुए 489 सीटों के लिए, जिसमें कांग्रेस को 364 सीट मिली। दूसरे आम चुनाव 1957 में हुए और 492 में से 371 सीट है वो कांग्रेस को मिली, 494 में से। तीसरे आम चुनाव 1962 में हुए और 494 में से 361 सीट है वो कांग्रेस को मिली। तो आप देख पा रहे हैं, तीनों ही आम चुनाव में, पहले तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस को हमेशा 300 नहीं 350 से भी अधिक सीटें हैं वो हर बार मिली और हर बार देश के प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो अब जो हमारे तीसरे आम चुनाव से जो लोकसभा का गठन हुआ, आपको पता है जो उसका कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो 1962 से 1967 तक वो सरकार रहनी थी, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी रहने थे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, जो कि लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे। तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए भी, नेहरू जी की मृत्यु कब होती है? 27 मई 1964 को। जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु होती है, सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए। अब नेहरू के बाद क्या होगा देश का? अब नेहरू के बाद देश कौन संभालेगा? नेहरू जी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्या कांग्रेस जो पार्टी है वो उनके उत्तराधिकारी को एक लोकतांत्रिक तरीके से चुन पाएगी? क्योंकि भारत देश को आजाद हुए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। सबको डर था, क्या कहीं लोकतंत्र अब खतरे में पड़ जाएगा? और अगर लोकतांत्रिक तरीके से नेहरू जी के उत्तराधिकारी का चुनाव अगर नहीं किया गया तो क्या वहां पर आर्मी का शासन आ जाएगा? क्या सैन्य शासन आ जाएगा? ये बहुत सी बातें सबके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि उस टाइम आपको पता है देश के अंदर वैसे ही गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की जो समस्याएं हैं वो भी मुंह बाई खड़ी थी। तो लोकतंत्र को चारों तरफ से ऐसे लग रहा था जैसे अब घेर लिया है, इसकी जो बुरी बातें हैं उन्होंने, और लोकतंत्र खतरे में आ गया है। उस टाइम कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे के कामराज, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की डेथ होती है। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इनके उत्तराधिकार के जो प्रश्न था लोगों के दिमाग में, उसको सॉल्व कर लिया बिना किसी वाद विवाद के। और देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, दूसरे प्रधानमंत्री चुनेंगे लाल बहादुर शास्त्री, LBS, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर बेमिसाल, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ से, सांसदों की सूझबूझ से प्राइम मिनिस्टर नेहरू के उत्तराधिकारी को चुन लिया गया शास्त्री जी के रूप में, बिना किसी वाद विवाद के। एक चीज यहां मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब कभी किसी देश के अंदर जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनकी जब डेथ हो जाती है तो वो सीट खाली नहीं रहती, तुरंत प्रभाव से वहां किसी न किसी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। और जब तक कोई स्थायी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त नहीं किया जाता तब तक उसे कहा जाता है कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर। तो यहां मैं आपके नॉलेज के लिए यह भी बताना चाहूंगा, नेहरू जी की मृत्यु के तुरंत बाद गुलजारी लाल नंदा को देश का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनाया गया। ये लगभग 14 दिन के आसपास कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर रहे। इतने में कांग्रेस पार्टी ने उनका उत्तराधिकारी यानी लाल बहादुर शास्त्री का चयन है वो कर लिया था।
इसका एक कारण भी था क्योंकि शास्त्री जी के ऊपर नेहरू जी का बहुत विश्वास था। अपने अंतिम समय में वो हर डिसीजन है वो इनके साथ डिस्कशन करते थे। शास्त्री जी के साथ अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और मंत्रिमंडल में ये विभिन्न मंत्री पदों के ऊपर भी कार्यरत रहे थे। जब शास्त्री जी ने देश का कार्यभार संभाला तो उनके सामने दो प्रमुख चुनौतियां थी। एक तो था देश के सामने खाद्यान्न संकट, क्योंकि मानसून टाइम पर नहीं आ रहा था, खाद्यान्न का उत्पादन कम था। और आपको पता है नेहरू जी के टाइम 1962 के अंदर भारत और चाइना का युद्ध हो गया था। जब देश में युद्ध होता है तो आर्थिक स्थिति है वो सारी गड़बड़ा जाती है। विकास के लिए जो पैसा लगना होता है वो युद्ध के अंदर लग जाता है। तो ये हमारा आर्थिक संकट तो था ही और खाद्यान्न संकट है वो हमारे सामने आ गया। और उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है। एक बार फिर 62 के बाद थोड़े टाइम बाद में पुनः हमारे पड़ोसी देश के साथ फिर हम युद्ध में उलझ जाते हैं। तो ये दो प्रमुख चुनौतियां शास्त्री जी के सामने थी, लेकिन बहुत ही धैर्यपूर्वक इन्होंने इस समस्या का सामना किया और खाद्यान्न संकट से उबरने के लिए किसानों का और युद्ध में जीतने पर जवानों का जोश भरने के लिए इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो किस प्रकार इन्होंने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयास किया? हरित क्रांति की जो हम बात करते हैं, जो 1966-67 में आई, वो नेहरू जी के कार्यकाल में ही उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हो गया था। इनको बड़ी किसानों को लेकर चिंता थी और इन्होंने अपने जो उस टाइम इनके टाइम जो कृषि मंत्री थे सुब्रमण्यम, उनको कहा भी था भी किस प्रकार से हम क्रांति पर काम कर सकते हैं, हरित क्रांति के ऊपर वो आप काम है उस पर स्टार्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार जय जवान जय किसान के नारे को लेकर आगे बढ़े शास्त्री जी। लेकिन देश का दुर्भाग्य, एक बहुत ही अच्छी सूझबूझ वाले प्राइम मिनिस्टर को हमने बहुत कम टाइम में खो दिया और वो काला दिन था हमारे लिए 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 इस दिन शास्त्री जी कहाँ थे? शास्त्री जी थे ताशकंद के अंदर। ताशकंद जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है। पहले ये जो इलाका था ये पूर्व जो हमारा सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसी का हिस्सा होता था। अब उस टाइम शास्त्री जी ताशकंद क्यों गए, ये भी हो सकता है आपके दिमाग में आए, और वहां ऐसा क्या हुआ? देखिएगा 1965 में जो भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई, जब युद्ध विराम हो गया तो शांति समझौते के लिए सोवियत संघ ने मध्यस्थता की और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी को उन्होंने ताशकंद में बुलाया और उन दोनों के बीच में एक शांति वार्ता करवाई, एक शांति समझौता करवाया, और जिसको कहा जाता है ताशकंद समझौता। ये ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को ही हुआ। किनके बीच हुआ? देश के प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के मध्य हुआ। और इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों के बाद ही शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही खेद का टाइम था। बड़ी एक बार फिर नेहरू जी के बाद बहुत कम टाइम बाद देश ने एक और नया प्रधानमंत्री खो दिया था। बड़ी ही चुनौतियां हमारे लिए बढ़ती जा रही थी। जैसा कि मैंने कहा, पद खाली नहीं रहता। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक बार पुनः गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो इस प्रकार गुलजारी लाल नंदा देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। एक बार तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। जब हम +2 में पढ़ते थे तो हमारी इंग्लिश की बुक में एक लाइन होती थी शास्त्री जी के लिए, हमेशा याद रहती है वो, नानक नन्हे ही रहे जैसे नन्ही दूब और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब, दूब खूब की खूब। बहुत ही लाजवाब प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी, जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो मैं सलाह दूंगा जरूर शास्त्री जी को पढ़िए, जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब एक बार फिर शास्त्री जी के उत्तराधिकार की
बात आ गई भी इनका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। अब परिस्थितियां बदल गई थी देश के अंदर। पहले तो निर्विरोध लाल बहादुर शास्त्री का चयन हो जाता है, लेकिन इस बार संघर्ष की स्थिति आ गई। दो दावेदार सामने उभरे, एक तो नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी और दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई। दोनों ही देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की होड़ में थे। अब बारी थी भी दोनों में से किसका चयन किया जाए। कांग्रेस के लिए एक बार पुनः परीक्षा की घड़ी थी। तो यह डिसीजन हुआ भी हम पार्टी के अंदर एक गुप्त मतदान करेंगे और ये डिसाइड करेंगे भी जो हमारे कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो किसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। और ज्यादातर जो फैसला गया, 2/3 बहुमत है वो इंदिरा गांधी के पक्ष में गया। और कांग्रेस के अंदर जो प्रभावशाली, जो अग्रिम कांग्रेस के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, उस टाइम उन्हें कहा जाता था सिंडिकेट। ये शब्द और दिमाग में रखिएगा भी कांग्रेस में सिंडिकेट का मतलब क्या है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़े प्रभावशाली जो नेता थे, जिनकी पार्टी में ज्यादा चलती थी, हर डिसीजन में जो टांग अड़ाते थे, उनको सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट भी ये चाहता था भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बने। अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहा होगा सिंडिकेट। देखिए राजनीति में ऐसा ही होता है, क्योंकि मोरारजी देसाई है वो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी थे। उस टाइम ये बंबई के सीएम भी रहे थे। बंबई जो आज का अपना गुजरात महाराष्ट्र है, वहां के ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों पर ये रहे और मंत्रिमंडल के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर भी ये रहे थे। तो राजनीति का इन्हें बड़ा ही इनकी पकड़ थी राजनीति में। और ये जो सिंडिकेट वाले थे, संजीव रेड्डी हो गया, कामराज हो गया, जिनकी ज्यादा चलती थी, ये नहीं चाहते थे भी मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सिंडिकेट को लगता था हमें कौन पूछेगा पार्टी में, तो क्या अपने को तो ऐसे को बनाना है जिसको राजनीति की ज्यादा समझ नहीं हो। और वो कैंडिडेट मिल गया इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को सिंडिकेट ने अनुभवहीन को समर्थन दे दिया ताकि वो उनके ऊपर डिपेंड रहे। देश को चलाने के लिए कुछ भी जो अच्छा विचार लाना होगा क्या वो हमसे ही पूछेगी और हम जैसा कहेंगे वैसा ही देश चलेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो क्या सिंडिकेट वालों का ये सोचना था भी हम ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इस प्रकार से सिंडिकेट के समर्थन से, उनकी इच्छा से एक अनुभवहीन उस टाइम जो इंदिरा गांधी थी उसे देश की प्राइम मिनिस्टर अर्थात देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चयन हो जाता है। और ये इंदिरा गांधी जब शास्त्री जी का प्रधानमंत्री का जो टाइम था, उस टाइम शास्त्री जी के मंत्रिमंडल के अंदर ये मंत्री के पद पर भी रही और वो पद था इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वाला, यानी सूचना मंत्री रही थी। यानी कम टाइम का ही इन्हें मंत्रालय का जो कार्य है वो आता था। तो जिस प्रकार से शास्त्री जी के सामने देश को चलाने की समस्याएं थी, खाद्यान्न की, भारत पाकिस्तान युद्ध की, उसी प्रकार से इंदिरा गांधी के सामने भी कौन सी चुनौतियां कम थी। नेहरू जी के बाद में तो चुनौतियां ही चुनौतियां आई और उनसे उभरना आसान काम नहीं था। किस प्रकार की चुनौतियां? एक तो इंदिरा गांधी को अपने आप को अपनी कांग्रेस पार्टी में यह प्रूव करना था भी मैं भी एक प्रभावशाली नेता हूं, मैं एक सुयोग्य नेता हूं, यह डिसाइड करके ये काम इसको करना था। दूसरा काम क्या था? देखिए 1962 में चुनाव हुआ और कार्यकाल था उस टाइम का 67 तक का, 67। इसका मतलब 1967 के अंदर फरवरी के आसपास देश में पुनः चुनाव होने थे, देश में पुनः चुनाव होने थे। तो इंदिरा गांधी उस टाइम देश की प्रधानमंत्री बनी जब एक साल बाद चौथी लोकसभा के चुनाव होने थे। तो उस टाइम उस चुनाव का सामना करने से पहले अपनी कांग्रेस पार्टी को भी उसे मजबूत करना था। और देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहा था, आर्थिक चुनौतियां जो उसके सामने थी, 1962 के भारत चाइना युद्ध से, 1965 के पाक युद्ध से, खाद्यान्न संकट से, जो हमारे सामने जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से देश को उबारना भी था। तो इस प्रकार देश की इस अनुभवहीन प्रधानमंत्री के सामने आर्थिक संकट है वो सबसे बड़ा संकट है जो मुंह बाए खड़ा था।
क्या था उस टाइम के आर्थिक संकट की बात करें तो मानसून की असफलता थी, बारिश नहीं होती थी भी टाइम पर, जब जरूरत नहीं होती थी कमबख्त इंद्रदेव भी नाराज हो जाते थे। सूखा और अकाल की समस्याएं थी, खाद्यान्न की, खाने वाली फसलों की कमी थी क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी थी, अर्थात इसका मतलब निर्यात ज्यादा नहीं हो रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी थी, औद्योगिक उत्पादन में भी कमी थी, निर्यात में कमी हो रही थी, और क्योंकि लगातार युद्ध झेल रहा था देश, तो इसलिए हमें जो आर्थिक विकास में जो पैसा लगाना था हमने उसको आर्मी पर लगाया, सैन्य खर्च में वृद्धि होगी। तो इन समस्याओं से, इन आर्थिक संकट से देश जूझ रहा था। और उधर हरित क्रांति के नाम पर अमेरिका हम पर दबाव बनाए हुए बैठा था क्योंकि खाद्यान्न की आपूर्ति वहां से हो रही थी, और उसी के दबाव में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उसने रुपए का अवमूल्यन कर दिया। अमेरिका के दबाव में उस अनुभवहीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन किया उस टाइम। अब आप ये सोचेंगे भी रुपए का अवमूल्यन क्या होता है, इसका मतलब होता है रुपए की कीमत कम कर दी, रुपए की कीमत है वो कम कर दी। देखिएगा, अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों किया जाता है। कोई भी देश जब अपनी जो वहां की मुद्रा है उसका अवमूल्यन करता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, और वो लॉजिक ये है, जैसे ही रुपए की कीमत है वो घटती है तो उससे दूसरे देश के जो लोग होते हैं वो यहां से माल खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है, निर्यात में वृद्धि हो जाती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में देश के अंदर ग्रोथ हो जाती है और देश आर्थिक संकट से बाहर आ सकता है। लेकिन अब रुपए की कीमत घटने से, अवमूल्यन होने से क्या हुआ, जरूरी चीजें हैं जो देश के अंदर जो लोग रह रहे थे उनका भी तो ध्यान देते, उस वजह से क्या हुआ, महंगाई है वो बढ़ गई। तो इस आर्थिक रुपए का अवमूल्यन होने से देश के अंदर कई प्रकार के प्रभाव है वो पड़े, जैसे एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए से बढ़कर है वो 7 रुपए होगी। जो कभी एक अमेरिकी डॉलर है, यूएस डॉलर है, वो 5 रुपए था, इससे 7 रुपए हो गई। और आज तो और भी हालत खराब है, रुपए की कीमत और कम है, आज एक यूएस डॉलर लगभग 73 रुपए के आसपास है। तो देखिएगा रुपए की कीमत का क्या हाल है। और इससे जरूरी वस्तुओं की कीमत है वो बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अब उससे जनता को प्रॉब्लम में थी, तो बार बार देश के अंदर बंद और हड़ताल की समस्या हो रही थी। लेकिन जो इंदिरा गांधी के सलाहकार थे उस टाइम वो यही कह रहे थे, ये तो लॉ ऑर्डर की समस्या है, यानी कानूनी व्यवस्था की समस्या है, जनता की कोई समस्या नहीं है। ये भी बहुत बड़ी भूल हुई उनसे इस बात को समझने में। अब क्या हुआ, अभी कांग्रेस के सामने जब बहुत सारी देश की आर्थिक जो समस्याएं थी वो आपने समझी भी थी, तो अब मौका था विपक्षी पार्टियों का। विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, जनता को कांग्रेस सरकार के विरुद्ध खड़ा करना शुरू कर दिया। देखो ये कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, ये इंदिरा गांधी क्या कर रही है, पीछे का सब कुछ जो लोगों के दिमाग में नेहरू जी तक का जो टाइम था या शास्त्री जी तक का जो कह रहे थे, उनको अब इंदिरा के इन जो अनुभवहीनता का फायदा है वो विपक्षी पार्टियां उठाने लग गई और जनता को धीरे धीरे सरकार के विरुद्ध भड़काना है वो स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे भी क्यों किया, क्योंकि अब चुनाव होने ही वाले थे भी, 1967 आने ही वाला था। तो आपको पता है जब देश के अंदर चुनाव आ जाते हैं तो सारे पक्ष विपक्ष पार्टियां, जो जिस पार्टी की सरकार होती है वो फिर ज़्यादा काम करने, 4 साल करे नहीं करे लेकिन लास्ट साल फिर भागती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दूं ताकि जनता को बताऊं देखो कल परसों ही मैंने ये काम किया है। अब वो तो जनता सोचे भी 1 साल ही काम होना चाहिए या पूरे 5 साल तक काम होना चाहिए। तो लास्ट में अब चुनावी वर्ष था तो विपक्ष की पार्टियां भी एक होनी स्टार्ट हो गई ताकि लोगों को हम वोटों को भुना पाएं और अपनी सरकार है वो बना पाएं। तो आपने देखा आज की इस क्लास के अंदर भी किस प्रकार से जो 1960 का जो दशक था वो रियल में एक खतरनाक दशक था। खतरनाक दशक समझ ही गए आप, क्योंकि हमने 1962 की लड़ाई लड़ी चाइना के साथ, 65 की पाकिस्तान के साथ लड़ी, खाद्यान्न संकट हमने झेला, सूखे की समस्या हमने
झेली, और जो उस टाइम जो क्षेत्रवाद हावी था, सांप्रदायिकता, गरीबी, असमानता की जो समस्याएं थी, आर्थिक संकट की ऐसी बहुत सी जो समस्याएं हमने यहाँ पर देखी, ये इसी दशक में थी। इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। वो टाइम आप गौर कीजिए, 1952 से लेकर नेहरू जी तक या 1967 तक देश के अंदर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। लेकिन अब संकट गहरा रहे थे, क्योंकि अब नेहरू जी नहीं थे। जब नेहरू जी नहीं थे तब कहीं जाकर विपक्षी पार्टियों के जान में जान आई भी हमें भी अब उठने का मौका मिलेगा। तो अब कांग्रेस के सामने ये चुनौतियां, जो हम ये आर्थिक संकट पड़ रहे हैं, ये देश के सामने तो था ही था, लेकिन इन संकटों से सामना करने के लिए कांग्रेस के सामने भी ये चुनौतियां थी भी इनसे कैसे बाहर निकला जाए। और अब आ गया चौथा चुनाव। भी चौथे आम चुनाव से पहले देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तीसरी प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, उस टाइम देश आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, बहुत सी आर्थिक समस्याएं देश में थी। तो इस वजह से कांग्रेस सरकार का विरोध है वो भी जनता में हो रहा था, और इस विरोध का फायदा उठाया गैर कांग्रेसी पार्टियों ने, यानी कांग्रेस के अलावा जो राजनीतिक पार्टियां थी जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी, उन्होंने फायदा उठाया। क्या किया उन्होंने, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए विरोधी पार्टियों द्वारा एक रणनीति बनाई गई, और उस रणनीति को राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद कहा। तो 1 नंबर के प्रश्न के रूप में आप जरूर इसको ध्यान रखिए भी गैर कांग्रेसवाद क्या था। तो कांग्रेस के अलावा विपक्ष की पार्टियां हैं वो एकजुट हुई कांग्रेस को हराने के लिए, और हालांकि उन सभी पार्टियों की विचारधाराएं हैं वो अलग अलग थी, और ये इनका एक ही बात थी भी जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है उस टाइम की, तो वो गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों का हित कर रही है, तो जनता भी उनके साथ आ गई। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं भी ये एक तरीके से चुनाव पूर्व गठबंधन था, चुनाव से पहले एक गठबंधन की बात थी। चलिए, ये तो हुई चुनाव से पहले की बातें। अब बात करते हैं चौथे आम चुनाव पर, जो कब हुए, फरवरी 1967 के अंदर, फरवरी 1967 के अंदर देश के अंदर चौथे आम चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव भी हुए और हर बार की तरह विधानसभा के चुनाव भी साथ में ही संपन्न हुए, और इसका रिजल्ट है वो आ गया। रिजल्ट को कहा गया राजनीतिक भूकंप। आप जाकर आगे जाकर धीरे धीरे समझेंगे भी चौथे आम चुनाव के रिजल्ट को हम राजनीतिक भूकंप क्यों कहते हैं। इससे पहले जो 3 बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने बम्पर सीटें जीती, खूब सारी 350 से ऊपर सीटें हर बार जीती। लेकिन इस चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पहली बार 300 से कम पर आ गई। 283 सीटों पर इसने जो चुनाव है वो जीते। टोटल 520 सीटों के लिए देश के अंदर चुनाव है वो संपन्न हुए। दूसरी पार्टी के रूप में स्वतंत्र पार्टी उभरी जो 44 सीटें जीतकर सेकंड पोजीशन पर रही। तो आप समझ पा रहे हो, चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को 283 सीट अर्थात 300 से कम सीट मिली, और ऐसा पहली बार हुआ कब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहला ये चुनाव था देश का, और पहली बार कांग्रेस को वोट प्रतिशत भी कम मिले और सीटें भी कम मिली। और भी इससे भी बड़ी बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जो सिंडिकेट में अपनी बड़ी पहचान रखते थे, वो भी चुनाव हार गए। जनता ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, तमिलनाडु यानी उस टाइम के मद्रास से कामराज साहब हार गए जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल चुनाव हार गए। पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष चुनाव हार गए। बिहार के के.बी. सहाय जिनकी तूती बोलती थी, सब धराशायी हो गए।
तो कांग्रेस को वोट परसेंटेज भी कम हो गया और सीटें भी कम हो गई। साथ साथ में बड़े चुनावी नेता कामराज, पाटिल, घोष और सहाय जैसे बड़े नेता भी चुनाव हार गए और लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ भी कांग्रेस भी हार सकती है। उससे पहले ये नहीं था, नेहरू युग में ऐसा नहीं था, ऐसा पहली बार इंदिरा युग में हुआ। लेकिन जैसे तैसे करके 283 सीटें जीतने की वजह से लोकसभा में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है और देश की प्रधानमंत्री बनती है एक बार पुनः इंदिरा गांधी, जो 1966 में शास्त्री जी के बाद से कंटिन्यू है, वो प्रधानमंत्री रहती है काफी टाइम तक। तो लोकसभा में कांग्रेस को बहुमत मिला, इसलिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, वो बनती है। क्या आप मुझे ये बता पाएंगे जब इंदिरा गांधी दूसरी बार लोकसभा चुनाव से पहली बार और वैसे संख्या के हिसाब से बात करें तो दूसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर बनी, उस टाइम इन्हें शपथ किस ने दिलाई, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये तो हुई एक बात लोकसभा की, लेकिन विधानसभा के चुनाव साथ में थे, वहां हालत खराब थी कांग्रेस की। 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनी। जहां तूती बोलती थी कांग्रेस की कि कांग्रेस का तो किसी को भी खड़ा कर दिया जाए जनता वोट डाल देगी, इस बार जनता ने नहीं किया। आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी से जनता पीड़ित थी और 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। यह कांग्रेस की नींद उड़ाने वाली बात थी। वो 9 राज्य कौन से थे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और मद्रास, जो आज का अपना तमिलनाडु है। ये वो 9 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई 1967 के विधानसभा चुनाव में, जो कि लोकसभा चुनाव के साथ ही संपन्न हुए थे। और इसमें भी एक बहुत प्यारा चुनावी इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भी घटित होती है इसी दौरान। मद्रास, तमिलनाडु, आज का जो अपना तमिलनाडु है, मद्रास के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके को पूर्ण बहुमत मिला। इससे पहले कभी नहीं हुआ था भी किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को सरकार चुनने का मौका मिला, सरकार बनाने का मौका मिला, ऐसा नहीं हुआ। और डीएमके मद्रास के अंदर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। ये एक हमारे चुनावी इतिहास की पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अब आप ये सोच सकते हो भी डीएमके ने ऐसा क्या करिश्मा किया। आपको पता है जब हमारे देश का संविधान बना उस टाइम हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्यों ने हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया था। तो उस टाइम इस चौथे चुनाव के दौरान डीएमके ने उसी चीज का फायदा उठाया और जनता के बीच हिंदी विरोधी आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। तो हिंदी विरोधी आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने की वजह से जनता का इस द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के ऊपर विश्वास हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकार है वो मद्रास में बन गई। बाकी के इन राज्यों की बात करें तो 1967 के ही चुनाव में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और देश के अंदर पहली बार गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। 1967 के आम चुनाव में देश के अंदर पहली बार गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है। गठबंधन का मतलब समझ ही गए आप भी, सरकार बनाने के लिए कुछ राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। तो सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन है वो बनने शुरू हो गए 1967 के आम चुनाव से। तो इस प्रकार बाकी राज्यों के अंदर गठबंधन की सरकार बनती है, यानी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर यहां पर एक संयुक्त विधायक दल है वो बनाया। जिन जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी वहां पर गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बना ली, एक तरीके से एक अलायंस बना लिया जिसका नाम संयुक्त विधायक दल है वो रखा गया। अलग अलग राज्यों में ये नाम भी अलग अलग रखे गए। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में संयुक्त विधायक दल का नाम था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है वो रखा गया। इसी प्रकार बिहार के अंदर भी गठबंधन। तो आप देखेंगे 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और मद्रास के अंदर पूर्ण बहुमत की डीएमके की सरकार बनी और 1967 के चुनाव में पहली बार देश के अंदर गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है।
और अलग अलग जो कांग्रेस से के अलावा जो पार्टियां थी उन्होंने संयुक्त विधायक दल के नाम से अपने गठबंधन है वो बनाए। और इन्हीं 9 राज्यों में से बात करें तो 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनकी भी बात करें तो यहां एक और भी कहानी थी। गठबंधन की सरकारें तो बन ही रही थी, साथ में कुछ कहानी एक और ही चल रही थी। यहां दल बदल हो रहे थे। कमबख्त नेता चुनाव जीतकर अपनी दल को ही छोड़ रहे थे। तो कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कांग्रेस छोड़ने वाले जो एमएलए थे उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया। इस प्रकार से अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे का समर्थन करना, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है दल बदल। दल बदलू जिसको कहते हैं हम सामान्य भाषा में, दल बदल कहलाता है। एक अच्छा प्रश्न निकलता है कि दल बदल किसे कहते हैं, और यह झलक हमें किस चुनाव में पहली बार देखने को मिली? 1967 के चुनाव में। राजनीतिक भूकंप वाले चुनाव थे ये, तो दल बदल भी यहां देखने को मिला। किसे कहेंगे दल बदल? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, फिर चुनाव जीतता है और चुनाव जीतकर उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो उसे कहा जाता है दल बदल। दल बदल की एक इंपॉर्टेंट घटना की अगर मैं आपको बात बताऊं, 1967 में हरियाणा में हुई। हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। अब गयालाल साहब के क्या जची भी यार, कांग्रेस छोड़कर ये वहां के दूसरी पार्टी के अंदर है वो चले गए और कुछ समय ही वहां रहे, दिन नहीं कुछ समय ही वहां रहे और वापिस कांग्रेस में आ गए। तब वहां के कांग्रेस के एक बड़े लीडर वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि जो गए थे, यानी गयालाल के लिए जो गए थे कि वो गया राम थे, कि जो आए हैं वो आया राम है। अब इतनी बात होगी। उसके बाद वापिस फिर ये चले गए दूसरी पार्टी में। तो यानी 3 बार 15 दिन में हरियाणा के एमएलए गयालाल ने 15 दिनों के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदल ली। कांग्रेस में थे, फिर दूसरी में चले गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर वापस दूसरी पार्टी में चले गए। 15 दिनों में 3 बार पार्टी बदल ली इन्होंने। इसलिए एक जुमला, एक चुटकुला है, एक कहावत है, वो चल पड़ी आया राम गया राम। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में, आया राम गया राम जुमले का संबंध किस राजनीतिक घटना से है, तो वो है दल बदल से। तो आया राम गया राम जुमले का संबंध है वो दल बदल से है। और हरियाणा के गयालाल से ही, नाम उसका गयालाल था तो गया राम बन गया और आया राम बात बनते बनते ये लोगों की, मीडिया की जुबान पर चढ़ गया। जब कभी ऐसा होता है, आज भी देश में दल बदल की बात आती है तो यही कहा जाता है ये तो आया राम गया राम वाली बात है। पहली बार ये पता चला भी यार दल बदल से भी सरकार गड़बड़ हो सकती है तब जब बाद में राजीव गांधी की सरकार आई 1985 के अंदर, तो हमारे संविधान के अंदर 52वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके लिए दल बदल के लिए देश के अंदर कानून बनाए गए और 10वीं अनुसूची में इन चीज़ों को जोड़ा गया। भी दल बदल यानी एक व्यक्ति या पूरी पार्टी है किस प्रकार से किसी दूसरे दल में शामिल है वो हो सकती है, उसके लिए कानून बनाए। ये दल बदल पर कानून बनाने का झटका यहीं से तो मिला था इस चौथे आम चुनाव में, क्योंकि उस टाइम तक दल बदल कोई भी कर सकता था, कोई भी इस दल बदल को रोकने के लिए देश में कोई कानून नहीं थे। बाद में अब 1985 के अंदर है वो कानून है वो बना दिए गए, वो कभी फिर कभी पढ़ेंगे उसके बाद। अब देखिए तो 1967 के चुनाव में जिसको हमने कहा राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, भी कांग्रेस पहली बार 300 से कम सीटों पर रही, चुनाव के अंदर वोट प्रतिशत कम रहा, बड़े नेता उसके चुनाव हार गए और 9 राज्यों के अंदर तो कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई। इस वजह से इस चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। उसी प्रकार आपने देखा भी 1967 के चुनाव के अंदर ही गठबंधन की राजनीति का जन्म होता है
1967 के चुनाव में भी आपने ये चीज देखा, दल बदल के कंसेप्ट को भी देखा भी, हमें इसके ऊपर भी विचार है वो करना चाहिए भी, किस प्रकार दल बदल करने से किसी जनप्रतिनिधि के किस प्रकार से सरकारें हैं वो पलट जाती है। तो इस प्रकार इस गठबंधन दल बदल की राजनीति के कुछ दुष्परिणाम भी है वो देखने को मिलते हैं। अब गठबंधन की जब राजनीति हो गई, इस चुनाव से गठबंधन के सरकारें बन गई, लेकिन अब सोचने की बात है क्या वो सरकारें कामयाब हुई? अधिकतर जो गठबंधन की जो सरकारें थी उस टाइम वो सक्सेस नहीं हो पाई थी। रिजल्ट क्या निकला? राज्य सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, उन्होंने या तो अपना बहुमत खो दिया, यानी जो पार्टी पहले उनके साथ थी वो नाराज होकर दूर चली गई, भाई हमें मंत्री नहीं बनाया या हमारे अनुसार काम नहीं हो रहा, या फिर उन्हें नए सिरे से गठबंधन करने पड़े भी, कोई एक पार्टी गठबंधन से हटी तो फिर कैसे ही हाथाजोड़ी करके दूसरे को साथ में लाया गया, या फिर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की सहायता ली गई और देश के अंदर अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वो लागू कर दिया गया। आपको पता होगा, नॉलेज के लिए बता दूं, इंदिरा गांधी जितने टाइम तक देश की प्रधानमंत्री रही, इसके बाद में भी वो देश की प्राइम मिनिस्टर रही, टोटल 49 बार 49 बार उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन है वो अलग अलग राज्यों में लागू हुआ था। तो जब भी एक चीज देखिए, सेंटर में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी, इंदिरा पीएम बनी। दिक्कत क्या थी कि राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है भी राज्यों के अंदर भी उनकी सरकार बने, ताकि उनके जो कार्यों में किसी प्रकार का कोई समस्याएं हैं वो नहीं आई। तो जब उनके अनुसार काम नहीं चलता तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के या राज्यों की राजनीति के अंदर अपना हस्तक्षेप है वो करती ही करती है। ये अब से नहीं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही ये कार्य है वो अनवरत चल रहा है और आज भी चलता है। केंद्र सरकार हमेशा राज्य की राजनीतियों को प्रभावित करती रही है। तो ये थी आज की अपनी वीडियो सेशन की क्लास, जिसमें हमने चौथे आम चुनाव के परिदृश्य को अच्छे से समझा, किस प्रकार से रिजल्ट आया, किस प्रकार के नए नए राजनीतिक कंसेप्ट है वो हमारे सामने आए और उनके क्या परिणाम निकले। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और नोट्स फॉर्म में अच्छे से याद रखने के लिए इन्हें अपने नोट्स की कॉपी में अवश्य है वो लिखिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में और बात करेंगे ऐसा क्या हो गया था बाद में यही कांग्रेस विभाजित हो गई, क्या कारण रहे होंगे। चलिएगा आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।